हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग JNU MC 2018 के कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल हमसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व्ड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस को हमने अल्टर किया है ताकि हर एक क्वेश्चन को एक अलग तरीके से हम लोग आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। पहला सवाल हमारे पास है, Which of the following is not a reserved keyword in C language? पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑटो, देन केस, मेन और नन। ऑटो एक स्टोरेज क्लास होती है हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर। ऑटो के अलावा हमारे पास एक्सटर्न कीवर्ड होता है, स्टैटिक कीवर्ड होता है और रजिस्टर कीवर्ड होता है। ये चार हमारे पास स्टोरेज क्लासेस होती हैं जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। सेकंड ऑप्शन था हमारे पास केस। केस हम लोग स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। मेन एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है। सारे के सारे प्रोग्राम्स मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मेन एक रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होता। मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और इसको यूजर अपने तरीके से अल्टर कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है सी, मेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन्स एटलीस्ट टू फील्ड्स। वन फील्ड इज द डेटा फील्ड टू स्टोर द डेटा एंड द सेकेंड फील्ड इज। जैसा कि हमारे पास एक बेसिक लिंक लिस्ट के अंदर होता है, एक लिंक लिस्ट के अंदर एक डेटा पार्ट होता है और एक पॉइंटर पार्ट होता है जो कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड को अपने अंदर स्टोर करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा पॉइंटर टू अ नोड। जो सेकंड फील्ड हमारी होती है वो पॉइंटर टू अ नोड को स्टोर करती है अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो काफी हमने छोटी क्लासेस में टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ा हुआ है अपने। डेनिस रिची इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। और बाजार ने स्ट्राउटसप की अगर हम बात करें तो इन्होंने C++ लैंग्वेज को आगे डेवलप किया था। और वॉन न्यूमैन की अगर हम बात करें तो इन्होंने हमें कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था। जो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है वो वॉन न्यूमैन ने दिया था। और जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, इन्होंने पाइथन लैंग्वेज डिस्कस करी थी। तो फादर ऑफ पाइथन लैंग्वेज जो है हमारे, वो हमारे फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। तो काफी टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा हुआ है इस चीज को। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन पेपर के अंदर स्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज दिया हुआ था, इसलिए उसका आंसर स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज होगा क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अ रिलेशन। हम बोलते हैं उस चीज को, तो जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ रिलेशन है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रेक कीवर्ड इज जनरली नॉट यूज्ड। ब्रेक कीवर्ड और कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग अक्सर लूप स्टेटमेंट्स के अंदर करते हैं या फिर स्विच स्टेटमेंट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे इफ एल्स के अंदर हम लोग जनरली इसको यूज नहीं करते, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इफ एल्स स्टेटमेंट होगा। बाकी हमेशा लूप्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। ओके, और रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ। याद रखिएगा, एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, टेबल। टेबल के अंदर हमारे पास फील्ड्स होती हैं। मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपके पास एक टेबल है, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स होती हैं और एक जो आपका ये रो होती है, एक पर्टिकुलर रो, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A pointer pointing to nothing is called as which pointer? Void pointer। मैं आपको इनको सारे ऑप्शंस को एक के बाद एक डिस्कस करके बता देता हूँ। void pointer हमारे पास एक ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर हमने लिखा है यहाँ पे void स्टार VP, तो VP एक ऐसा पॉइंटर है जिसके अंदर हम लोग
एक इंटीजर वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, एक कैरेक्टर वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ओके, सेकंड हमारे पास था ऑप्शन डैंगलिंग पॉइंटर। अब एक डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? जब कभी भी हमने किसी पॉइंटर को एक वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर दिया और बाद में उस ऑब्जेक्ट को या फिर वेरिएबल को वहां से मिटा दिया, तो अब ये पॉइंटर हमारा एक इलीगल मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इस पॉइंटर को अब हम लोग एक डैंगलिंग पॉइंटर बोलते हैं। ओके, थर्ड हमारे पास है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या होता है? जब कोई भी पॉइंटर के अंदर हम लोग कुछ नहीं डालते तो उसको हम बोलते हैं वो एक नल पॉइंटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा होगा जो पॉइंटर पॉइंट्स टू नथिंग होता है उसे हम लोग नल पॉइंटर कहते हैं। लास्ट हमारे पास एक वाइल्ड ऑप्शन भी है। वाइल्ड पॉइंटर एक पॉइंटर कब कहलाता है? जब हमने अगर किसी पॉइंटर को सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया तो ये पॉइंटर अभी वाइल्ड पॉइंटर कहलाता है। ये अपने अंदर इलीगल एड्रेसेस को भी रखता है, गार्बेज एड्रेस को भी रखता है, जब तक हम इसे कोई एड्रेस असाइन नहीं कर देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ विच गेट्स। तो एसओपी फॉर्म हमारे पास होती है, हमें करना होता है प्रोडक्ट्स का सम, तो सम हमेशा प्लस से रिप्रेजेंट होता है और प्लस वाला गेट हमारे पास और गेट होता है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस है क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे पास एंड गेट से होते हैं और हर एक लॉजिक के अंदर, हर एक एक्सप्रेशन के अंदर नॉट गेट, जॉर गेट, कुछ भी गेट यूज हो सकते हैं, लेकिन मेनली अगर हमें सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म यूज करनी है तो हम लोग वहां पे और गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हमारे पास इसका ऑप्शन है ए, और गेट। Which SQL command is used to remove a database, remove a relation from a database? तो हमेशा याद रखिएगा drop table command होती है हमारे पास, drop table and then followed by table name से हम लोग किसी भी एक रिलेशन को, किसी भी एक टेबल को डेटाबेस से डिलीट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, दूसरा बाइनरी नंबर दिया हुआ है, हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड x माइनस वाई यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सब्ट्रैक्शन करने में बहुत सारी वेज होती हैं। इस सवाल ने हमसे पूछा कि x माइनस वाई को हम लोगों को टूज कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको करना काफ़ी इजी है। हमें सबसे पहले y का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो मैं इन नंबर्स को दोबारा लिख देता हूँ। ये नंबर हमारे पास हैं 1 1 0 1 1 0, ये हमारे पास x था, और y हमारे पास है 1 0 1 1 0। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ बिट्स दोनों की इक्वल करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 बिट्स और यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 बिट। तो मैं यहाँ पे एक 0 सफिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हमें y का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो हम लोग पीछे से चलेंगे और जहाँ पे भी हमारे पास पहला 1 आता है वहाँ रुक जाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको ट्रैवर्स करना शुरू करता हूँ। तो हमारे पास नंबर्स आएंगे 0 1 और जैसे ही मेरे पास पहला 1 आ गया उसके बाद में सारे नंबर्स को टॉगल कर दूंगा। टॉगल का मतलब है 1 को 0 बना देना और 0 को 1 बना देना। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 0 1 0 1। अब इन दोनों नंबर्स को हमें प्लस करना है। तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग प्लस कर देते हैं। 0 + 0 0, 1 + 1 2 यानी कि 0 एंड देयर 1, 1 + 1 2 यानी कि 0 एंड हेयर 1, 1 + 1 2 यानी कि 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 1 + 1 2 यानी कि 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 1 + 1 + 1 यानी कि 3, बाइनरी 3 इज 1 1 यानी कि 1 इसका यहाँ पे और 1 इसका एक ओवरफ्लो हो रहा है। 2s सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर हमारे पास ओवरफ्लो बिट आती है तो हम उसको एज इट इज डिस्कार्ड कर देते हैं और जो हमारा नंबर आता है वो हमारा आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 1 0 0 0 0 0। ओके, तो इसका हमारा ये आंसर है। अगर यहाँ पे एक ओवरफ्लो बिट नहीं आती तो हमें उस आंसर को टूज कॉम्प्लीमेंट करना होता, उसके बाद हमारा जो आंसर आता वो हमारा आंसर होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If an integer is taking 2 bytes of storage, then what is the maximum value of unsigned integer? ओके, तो अगर हम इसका छोटा सा एग्जांपल लें तो अगर हमारे पास 3 बिट्स का नंबर है कोई, तो इसके अंदर हम लोग 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं।
यानी कि 8 नंबर टोटल हो रहे हैं, यानी कि 2 टू द पावर 3 तो हो रहे हैं, लेकिन नंबर कहां तक हो रहे हैं, सिर्फ वो 7 तक हो रहे हैं। वी कैन से इस टोटल नंबर्स ऑफ जो हमारे पास नंबर आएंगे वो हो सकते हैं 2 टू द पावर 3 -1, यानी कि 8 - 1 इज 7। अगर हमारे पास 16 बिट्स हैं, 2 बाइट्स का मतलब होता है 16 बिट्स, 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, 2 बाइट्स का मतलब होगा 16 बिट्स, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने होंगे, 2 टू द पावर 16 -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेशन थ्रू नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, यहां पे ऑप्शन है इन्वर्टिंग, तो ये हमारा आंसर है इन्वर्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम इज, याद रखिएगा वर्स्ट केस एल्गोरिथम हमेशा बिग O की टर्म्स में दिया जाता है, और क्विकसॉर्ट का जो होता है वर्स्ट केस वो होता है बिग O ऑफ n²। हमेशा जो बेस्ट केस रनिंग टाइम होता है उसे हम बिग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एवरेज केस रनिंग टाइम होता है उसे हम बिग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन कंडीशन कंटेन्स द इक्वालिटी ऑपरेटर, याद रखिएगा इक्वी जॉइन के अंदर इक्वालिटी ऑपरेटर होता है और किसी के अंदर भी इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विद अरिथमेटिक एडिशन इज कॉल्ड एज, ओके, तो यहां पे थोड़ा क्वेश्चन फिर से कंफ्यूजिंग है, यहां पे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। अगर हमारे पास कोई सा भी नंबर है तो हमारे पास ये वाली बिट जो होती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और ये वाली बिट जो होती है वो हमारे पास लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। ठीक है, तो जब हम लोग अरिथमेटिक एडिशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 1 और 1 को ऐड किया, यानी कि मैंने एक बिट के 2 नंबर्स को ऐड किया, तो मेरे पास आंसर आया 2। तो यहां पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो मेरी ओवरफ्लो बिट है, तो यहां पे इसका आंसर ओवरफ्लो हो सकता है। हालांकि इसके अंदर हमारी कोई श्योरिटी नहीं है कि इसका आंसर ओवरफ्लो ही होगा, बिकॉज वो कैरी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक कैरी भी आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन एलिमेंट, ओके, इफ एलिमेंट्स ABCD आर इंसर्टेड इनटू द स्टैक इन द ऑर्डर ऑफ देयर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ देयर रिमूवल। ठीक है, तो स्टैक के अंदर हमें पता है स्टैक हमेशा लीफो ऑर्डर को मेंटेन करता है अपने अंदर। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट सबसे आखिरी में डाला जाएगा वो सबसे पहले निकाला जाएगा। तो अगर हमने ABCD को स्टैक के अंदर डाला है, पहले A को डाला, देन B को डाला, देन C और देन D, तो इनका ऑर्डर ऑफ रिमूवल जो होगा पहले D निकलेगा, फिर C, फिर B एंड देन लास्ट में A। ओके, तो इनका ऑर्डर ऑफ रिमूवल एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस, हमने ये अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा हुआ है कि जो भी प्रोग्राम करेंटली रनिंग होता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो अ प्रोग्राम इनटू एग्जीक्यूशन विच इज इन द एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी इज डन बाय, एक हमारे पास हार्डवेयर होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, वही ये सारे काम करता है, वर्चुअल मैपिंग करता है वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In binary search tree, which of the following traversal would print the list in ascending order, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनमें से कौन सा ऑर्डर का ट्रैवर्सल जो है वो इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। हमें पता है प्री ऑर्डर के अंदर हम लोग हमेशा रूट को पहले एक्सेस करते हैं, उसके बाद लेफ्ट नोड को, उसके बाद राइट नोड को। पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमेशा हम लोग पहले लेफ्ट को करते हैं, फिर राइट को करते हैं, फिर रूट को करते हैं। और इन ऑर्डर के अंदर हम लोगों का रूट जो है वो बीच में रहता है, यानी कि रूट यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे। हम लोग लेफ्ट और राइट को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेवल ऑर्डर का मतलब होता है ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च। तो इसका ऑप्शन हमारा ए है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं प्री ऑर्डर के अंदर हमारे पास एग्जांपल है ये वाला, तो प्री ऑर्डर का मतलब है पहले रूट को करो, देन लेफ्ट नोड को करो एंड देन राइट नोड को करो। ओके, तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन आता है इस ट्री के लिए, इसे आप पहले डिस्कस कीजिएगा। मैं कभी इसकी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कैसे ट्रैवर्सल होती है लिस्ट के अंदर, और उसे हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। तो याद रखिएगा बैंकर्स का एल्गोरिथम जो होता है वो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम के लिए काम आता है। हालांकि जो यहाँ पे एक एलिवेटर एल्गोरिथम दिया हुआ है ये डिस्क शेड्यूलिंग के लिए काम आता है, और जो कांस एल्गोरिथम है वो
पता करता है, हमारे मैसेज का राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट करने का काम आता है। ठीक है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हमें पता है कि किस प्रोसेस को कितना कितना टाइम मिलेगा सीपीयू के लिए, एक टाइम क्वांटम वहाँ पे असाइन कर दिया जाता है हर एक जॉब के लिए, और सीपीयू को उतना टाइम सबको देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ 2 इनपुट OR गेट। तो हमें पता है NAND गेट और NOR गेट 2 यूनिवर्सल गेट्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग सारे बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए अगर हमें NAND गेट का इस्तेमाल करना है और हमें OR गेट की फंक्शन दिखानी है तो हमें 3 NAND गेट लगेंगे। मैं इसका डायग्राम आपके लिए बना देता हूं। अगर आपके पास एक ऑप्शन है A, इनपुट है A, तो आपके पास यहाँ पे एक NAND गेट लगेगा। एक इनपुट है B, तो यहाँ पे आपके पास एक NAND गेट लगेगा, और इन दोनों का कंबाइन जो हमारे पास एक आउटपुट निकलेगा उसमें एक NANड गेट लगा के हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे A प्लस B निकलेगा या फिर A और B निकलेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज, जितनी प्रोसेसेस मेमोरी के अंदर रहेंगी वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम क्वांटम इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में नहीं होता, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर टाइम क्वांटम असाइन होता है, तो इसका आंसर है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास प्रायोरिटीज असाइन होती हैं जॉब्स की, और नन यहाँ पे ऑप्शन, तो इसका आंसर है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, जिसके अंदर एक टाइम क्वांटम हर एक प्रोसेस के लिए दिया जाता है सीपीयू को एक्सेस करने के लिए, और हर एक जॉब जो है वो सीपीयू को उसी टाइम क्वांटम तक एक्सेस कर पाती है ताकि कोई भी जॉब हमारी स्टारवेशन में ना चली जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन AB मल्टीप्लाइड बाई C, A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई C। तो याद रखिएगा, पोस्टफिक्स के अंदर हम लोग ऑपरेंड्स को पहले लिखते हैं, ऑपरेटर्स को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। दोनों के अंदर प्रायोरिटी ज़्यादा है मल्टीप्लाई की, तो पहले हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा A प्लस, एंड देन पहले ऑपरेंड्स को लिखते हैं यहाँ पे, BC हमारे पास ऑपरेंड्स है और यहाँ पे ऑपरेटर है मेरे पास मल्टीप्लाई। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको आप लोग मान लीजिए पूरा P। तो हमारे पास जो अब बच के आया वो बच के आया A प्लस P। इसको हमने सॉल्व किया, 2 ऑपरेंड्स हमारे पास A और P हैं, और हमारे पास ऑपरेटर जो है वो है प्लस, तो हम लिख सकते हैं इसको AP एंड देन प्लस। ओके, जब हमने इसको फर्दर एक्सपेंड किया, P की वैल्यू यहाँ पे डाली, तो हमने पाया इसका आंसर आएगा A एज इट इज, P का मतलब था BC स्टार एंड देन प्लस का मतलब एज इट इज। तो इसका आंसर है यहाँ पे B। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल की तरह लिया है चीज़ को, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर की, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब बॉड मास के थ्रू आता है। तो यहाँ हमने सॉल्व किया इसको, सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है। पैरेंथेसिस के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा A प्लस एंड देन BC एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई D प्लस E। उसके बाद हम लोग इसको एज x मान लेते हैं, तो इसको हमने x मान लिया पूरे को। हमारे पास बचा A प्लस एक्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई D प्लस E। पहले हमें पैरेंथेसिस को ही सॉल्व करना है, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया AX प्लस एंड देन हमारे पास आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई D प्लस E। हमारे पास पैरेंथेसिस पूरा सॉल्व हो गया, क्यों ना इसको y मान लिया जाए, तो हमने इसको मान लिया y। तो हमारे पास जो बन के आया फिलहाल वो बन के आया y स्टार D प्लस E। अब इनमें से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा YD मल्टीप्लाई प्लस E। ओके, YD को हमने मान लिया पूरा Z, तो ये हमारे पास आ गया Z प्लस E, और यहाँ से हमारे पास आया ZE प्लस। और बाद में हमें बैक ट्रैकिंग करनी है और Z की जगह पे Z की वैल्यू रखनी है, Y की जगह पे Y की वैल्यू रखनी है, और X की जगह पे X की वैल्यू रखनी है। तो हम इसे पूरा कर लेते हैं सॉल्व। हमारे पास आएगा YD स्टार E प्लस एंड देन हम लोग Y की वैल्यू पुट करेंगे। Y की वैल्यू है AX प्लस
सॉरी डी आएगा इसके बाद, ए एक्स प्लस देन डी देन मल्टीप्लाई ई प्लस एंड देन इसके बाद हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो होगा a एज इट इज। x का मतलब था b c एक्सपोनेंट वाला ऑपरेटर एंड देन प्लस d स्टार e प्लस। तो इस एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया। ये हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन का पार्ट था JNU MC 2018 के पेपर का। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग रीजनिंग का पार्ट लेकर आएंगे और मैथमेटिक्स का पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।